आज की इस वीडियो में डेटाबेस में जो बचा हुआ था उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। पिछले कई दिनों से वीडियो नहीं आ सका, उसका रीज़न पीछे मुहर्रम की छुट्टी और उसके बाद कुछ हेल्थ इशू की वजह से कुछ दिनों के लिए ये पॉज हो गया था सिलसिला। लेकिन आज एक बड़ा वीडियो है, लेंदी वीडियो है आपके सामने और आज डेटाबेस पूरा ख़त्म हो रहा है और साथ में इसका PDF भी फ्री मैं इसी वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा। पर अभी नहीं, अभी आप पहले इस वीडियो को देखिए। मैं खुद आपको ग्रुप के ज़रिए से बता दूंगा कि मैं कब जो PDF को लिंक कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं शुरुआत में आपको PDF दे देता हूं फिर कोई वीडियो देखेगा ही नहीं, वीडियो बनाने का सारा एफर्ट वेस्ट हो जाएगा। तो मैं खुद ही आपको दे दूंगा, पहले आप इस वीडियो को देखिए। मैं अपने ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप के ज़रिए से भी और यहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट या अगले वीडियो के ज़रिए से भी आपको मैं बता दूंगा PDF के बारे में। तो खैर अभी आप जो डेटा पहले हमने क्या किया, SQL कमांड किया। SQL के सारे कमांड को मैंने जब लास्ट टाइम मैंने तैयारी करवाया था तो SQL के कुछ 2, 4, 10 कमांड हार्डली बताया था। इस बार मैंने ऑलमोस्ट जितना भी कमांड होता है, जो प्रोमिनेंट कमांड है, वो सब का सब कवर कर दिया, क्योंकि इसमें से 1-2 सवाल आ ही जाता है SQL कमांड से। SQL अलग है, डेटाबेस अलग है, हालांकि दोनों जुड़ा ही हुआ है। डेटाबेस मीन्स कलेक्शन ऑफ डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। जो आप डेटा को एक ऑर्गेनाइज तरीके से इकट्ठा करते हैं वो डेटाबेस है। वो ज़रूरी नहीं कि SQL ही हो। SQL है वो एक पूरा सॉफ्टवेयर सेटअप है जिसके अंदर डेटा भी सेव रहता है। उसके अंदर आप तरह तरह का क्यूरी लगा के अपना आप डेटा को चाहें तो नया जोड़ सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, कुछ भी जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जो चाहें आप। तो SQL और डेटाबेस में थोड़ा फ़र्क है। SQL एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जबकि डेटाबेस सिर्फ कलेक्शन ऑफ डेटा है। ज़रूरी नहीं कि वो SQL में भी रहे। वो आपने अपने एक्सेल में भी कुछ डेटा को लिख दिया तो वो एक तरह का डेटाबेस हो गया। तो खैर अभी हम लोग आगे चलते हैं और आज मेनली थियोरेटिकल है, तो मैं जल्दी एक्सप्लेन करके इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे को ख़त्म करना है। चलिए, पहला टर्म है व्हाट इज़ डेटाबेस। इसके बारे में आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं आपको फिर बताता हूँ। और आज का भी जो वीडियो है इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन पक्का है। मगर अगर आप SQL कमांड वाला पूरा देख लेते हैं, इसी डॉक्यूमेंट में जो SQL कमांड वाला डॉक्यूमेंट था, इसी में मैंने ये भी सारा ऑर्गेनाइज कर दिया है। और साथ में ये जो अभी मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, ये पूरा देख लेते तो आप अपना मतलब 4 क्वेश्चन तो पक्का है 80 में, गारंटी इस बात की। डेटाबेस से सवाल आएगा और यही सब सारा सवाल आएगा। जो SQL कमांड है उसके मैं जैसे आपको पहले बताया कि पिछली बार जब तैयारी करवाई थी उसके कंपेयर में इस बार थोड़ा सा बढ़ाया था, SQL के ज़्यादा कमांड्स को ऐड किया था। लेकिन जो डेटाबेस है, जो तरह तरह के डेटाबेस के SQL के लैंग्वेज है, DML, DCL, वो तो वही का वही है। इसके अलावा डेटाबेस जो टाइप ऑफ डेटाबेस है वो तो वही का वही है। तो ये थ्योरेटिकल टर्म है, ये काफ़ी हद तक वैसा ही है जो आपको किताबों में मिलता है, या जो काफ़ी हद तक वैसा ही है जो आपको मैंने पिछले टाइम जब तैयारी करवाया था तब बताया था। लेकिन फिर भी इसको पढ़ना ज़रूरी, क्योंकि इससे सवाल आता है। तो डेटाबेस क्या है, जल्दी मैं सारे टर्म्स को ख़त्म करता हूँ। दिस इज ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा इज नोन एज डेटाबेस। डेटा कैन बी, पहले अंग्रेजी में पढ़ता हूँ फिर मैं आपको हिंदी में बोलूँ। डेटा कैन बी इंटीग्रेटेड, शेयर्ड एंड एक्सेस्ड एज पर रिक्वायरमेंट। डेटाबेस डेटा का ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है और इसको इंटीग्रेट, शेयर और एक्सेस किया जा सकता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इट इज़ नॉट ईजी टू हैंडल हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा एंड दिस इज़ द रीज़न वाई डेटाबेस इज़ रिक्वायर्ड। है ना, बहुत सारा डेटा रहेगा तो आप कैसे हैंडल करेंगे, तो फिर तो डेटाबेस सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, एक DBMS की ज़रूरत पड़ेगी। डेटाबेस मेक्स डेटा सिक्योर एज वेल एज कन्वीनियंट। डेटा सेफ भी रहता है और आसानी से आप एक्सेस भी कर सकते हैं, तो कन्वीनियंट भी हो गया। What is DBMS? DBMS stands for Database Management System. This is software program designed to store and do various actions on data. मैंने आपको पहले बताया कि SQL जो है वो DBMS है, पर सिर्फ डेटाबेस बोलेंगे तो वो तो जो आपने कुछ कहीं भी कुछ लिख दिया वो डेटाबेस है, लिख करके सेव कर दिया। Some popular names among popular DBMS are MySQL, Microsoft Access, Oracle, Sybase। ये सब DBMS का सिस्टम है, पर MySQL या SQL जिसको आमतौर पे लोग बोल देते हैं, यही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, यही सबसे ज़्यादा यूज़ भी होता है। Complete system of DBMS works on client server basis. Client server is supposed to run as a service on the client side. Query language is used to perform various operation। और कोई एक कंप्यूटर है जो क्लाइंट जो सर्वर के तौर पर काम करेगा, वहाँ पर सारा कुछ सेव रहेगा। बाकी सारे जो नेटवर्क में जुड़े हुए कंप्यूटर हैं वो
क्यूरी लगा लगा करके वहाँ से रिट्रीव करेंगे चीज़ों को। यही क्लाइंट सर्वर सिस्टम है। नाउअडेज डेटाबेस इज यूज्ड इन वेरियस सेक्टर्स नेमली बैंकिंग, एयरलाइन, ये तो रटी रटाई बातें हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेज, उसमें किस किस टाइप का क्लासिफिकेशन हो सकता है वो देखिए। हायरार्की बेस्ड डेटाबेस, तो हायरार्की में क्या होता है, लोग कनेक्ट रहते हैं, पेरेंट चाइल्ड सिस्टम रहता है, यही हायरार्की है। तो यहाँ पर भी वही होगा। दिस मॉडल ऑफ DBMS इज बेस्ड ऑन ट्री लाइक स्ट्रक्चर और पेरेंट चाइल्ड स्ट्रक्चर। एवरी चाइल्ड कंपोनेंट इन डेटाबेस शुड हैव वन पेरेंट वाइल पेरेंट्स कैन हैव मोर देन वन चाइल्ड, है ना। किसी भी कंपोनेंट का, चाइल्ड कंपोनेंट का एक पेरेंट होगा, बट वन पेरेंट कैन हैव मल्टीपल चाइल्ड। To retrieve data, whole tree structure needs to be traversed from root node. The first ever DBMS of the world was based on hierarchy model. अगर कहीं पर आपको चेक करना है, कोई डेटा को अपडेट करना है, कहीं पर आइडेंटिफाई करना है, तो पूरा स्ट्रक्चर आपको चेक करना पड़ता है। ये एक ड्रॉबैक है। जो पहला जो पुराना सिस्टम होता था वो हायरार्की पर ही बेस्ड हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। आगे देखिए, नेटवर्क डेटाबेस, हायरार्की डेटाबेस मॉडल। दिस मॉडल कैन, पहले में क्या था, पेरेंट चाइल्ड स्ट्रक्चर था। अब इसमें देखिए क्या होता है। दिस मॉडल हैड कम जस्ट टू ओवरकम ड्रॉबैक्स ऑफ प्रीवियस वन। पिछले पहले में जो कमियां थी उसको ओवरकम करने के, सॉर्ट आउट करने के लिए इसको बनाया गया। हेयर ए चाइल्ड कैन हैव मोर देन वन पेरेंट नोड विच इज़ द मेन डिफरेंट। ए चाइल्ड कैन हैव मोर देन वन पेरेंट नोड, एक ही चाइल्ड एक ही है। प्रैक्टिकली दुनिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन डेटाबेस में ये चीज़ हो रहा है कि बच्चा एक ही है, पेरेंट्स मल्टीपल। तो वो वाला मामला यहाँ पर नेटवर्क डेटाबेस में, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस डेटा गेट्स रिड्यूस्ड कंसिडरेबली इन दिस टाइप ऑफ डेटाबेस। जो टाइम है रिट्रीवल के लिए वो कम लगता है। दिस मॉडल वर्क्स ऑन मेनी टू मेनी रिलेशनशिप मॉडल बिफोर RDBMS। दिस वाज द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन ऑफ डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। RDBMS से पहले ये पॉपुलर था। और मेनी टू मेनी रिलेशन, किसी भी चीज़ को जब आप पढ़ो उसे कीवर्ड्स को पकड़िए। जैसे यहाँ पर कीवर्ड क्या हुआ नेटवर्क डेटाबेस में, मेनी टू मेनी रिलेशन पर पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बेस्ड रहेगा। RDBMS से पहले वाला यही है नेटवर्क डेटाबेस, है ना। वन चाइल्ड मल्टीपल पेरेंट्स, ये कहाँ है, नेटवर्क डेटाबेस। तो ये 3 पॉइंट निकल के आया 4-5 लाइन में। 3 पॉइंट आप दिमाग में रख लीजिए, हो गया। इतना रट्टा थोड़ी मारना है। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। रिलेशनल डेटाबेस देखिए, RDBMS की बात हो रही थी, वही है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। As clear by name, data is organized in two-dimensional table or rows and column system. This model was brought by famous scientist E.F. Cord in year 1970. In DBMS model, rows and columns create table and collection of various tables required for relational database मैनेजमेंट सिस्टम। तो ओवरऑल आप ये समझिए, जो टेबल वाला सिस्टम जो आप देखते हैं, टेबल में कॉलम है, रो है, उसके अंदर प्राइमरी की है, सेकेंडरी की है, फॉरेन की है, ये RDBMS का ही कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर ये सब कुछ होता है, जिसमें टेबल सिस्टम आया है, मल्टीपल रोज मल्टीपल कॉलम, और सारे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, सबका अपना कनेक्शन रहता है। उसमें कोई प्राइमरी की होता है, कोई इसमें तरह तरह के सुपर की होता है, तरह तरह का उसमें, और हर एक की जो है वो रिलेशन को डिफाइन करता है। तो ये जो सारा चीज़ आया ये RDBMS से ही आया, उससे पहले नहीं होता था। ER मॉडल देखिए, ER मॉडल बेसिकली जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये कम यूज़ होता है, लेकिन मतलब समझने में आसानी के लिए ये भी एक ऑप्शन डेवलप कर रखा हुआ है कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा डेटाबेस में वो ER मॉडल में जाएगा। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। इन दिस DBMS मॉडल रिलेशनशिप is established by dividing objects into entities and properties into various attribute। ये एंटिटी एंड एट्रीब्यूट पर है सारा का सारा। इसमें देखिए कुछ आपको जो साइन है वो आपको याद रखना, ऊपर का 3 आपको याद रखना ही पड़ेगा। रेक्टेंगल रहे तो एंटिटी है, ये चौकोर रहे, ये मिठाई की जैसा, तो बर्फ़ी के जैसा, तो आप इसको रिलेशनशिप, और ये एलिप्टिकल रहे तो ये एट्रीब्यूट है। तो ये 3 स्ट्रक्चर आपने देख लिया, एंटिटी, रिलेशनशिप, एट्रीब्यूट। उसके नीचे का आप याद कीजिए मत कीजिए, लेकिन ऊपर का 3 आप याद कर लीजिए, क्योंकि उसमें डबल घेरा पड़ेगा तो वीक हो जाएगा, वीक एंटिटी, वीक रिलेशनशिप। लेकिन सिंगल में आपको एंटिटी, रिलेशनशिप और एट्रीब्यूट को याद रखना है। साइन है ये, अक्सर सवाल आता है। अच्छा, ये भी एक ऐसा है पॉइंट जिससे सवाल अक्सर आता है।
जैसे कि रिलेशनशिप को DBMS में वेरियस DBMS टर्म्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीनिंग। जैसे DBMS के टर्म में रिलेशनशिप को टेबल कहते हैं, ट्यूपल कहते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन को नंबर ऑफ रोज कहते हैं, एट्रीब्यूट को कहते हैं, और डिग्री ऑफ रिलेशन को नंबर ऑफ कॉलम कहते हैं। आपको नहीं पड़ेगा, ऊपर का जो मैप मैंने दिखाया कि एट्रीब्यूट जो होता है, जैसे ऊपर आपको मैंने दिखाया ना ये वाला एलिप्टिकल, और इसको भी आपको रट्टा मारना पड़ेगा, रिलेशनशिप और एट्रीब्यूट ERA करके, और इसको रट्टा मारना पड़ेगा। इससे अक्सर सवाल आता है, इसलिए इसको इंक्लूड कर रखा है। व्हाट आर वेरियस एडवांटेजेस ऑफ DBMS? देखिए इससे सवाल भी समझने की बात है। एडवांटेजेस DBMS के क्या क्या? डेटा एक ही डेटा बार बार रिपीट होना है ना, इसको कंट्रोल हो जाएगा। मेनी कॉपीज ऑफ सेम फाइल्स इन एनी डेटाबेस रिपोजिटरी इज ए कॉमन प्रॉब्लम इन DBMS। रिडंडेंट फाइल्स कैन बी आइडेंटिफाइड इमीडिएटली विद फ्यू क्लिक्स, है ना। जो रिडंडेंसी है उस पर कंट्रोल हो जाएगा। इंटीग्रिटी का क्या मतलब है? इंटीग्रिटी मतलब आपको मतलब कॉमन अगर सेंस में देखें तो इंटीग्रिटी का क्या मतलब है कि जो सही चीज़ें हैं वो सही जगह पर जुड़ी रहें। इंटीग्रिटी जनरली मीन्स कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट डेटा कलेक्शन। इफ देयर विल बी एनी कंसिस्टेंसी इशू इन एनी डेटाबेस देन इट वुड नॉट परफॉर्म फंक्शन प्रॉपरली। तो वही मामला है कि डेटा कंसिस्टेंट हो और एक्यूरेट हो। अब इंटीग्रिटी ख़त्म कैसे होती है? इस डेटाबेस में मान लीजिए ये टेबल था, उसमें से आपने कोई एक डेटा निकाल दिया, वहाँ पर से डिलीट कर दिया अननेसेसरली, इसे ज़रूरत नहीं थी, तो इंटीग्रिटी ब्रेक हो गई। कनकरेंट एक्सेस, एक ही बार में छोटा मोटा कोई डेटाबेस रहेगा तो एक बार में एक ही इंसान एक्सेस करेगा, लेकिन ये क्लाइंट सर्वर बेस पर होगा, प्रॉपर सॉफ्टवेयर जो DBMS सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है वैसे होगा, तो एक बार में मल्टीपल लोग एक्सेस करेंगे। यही कनकरेंट एक्सेस, और यही एक बहुत बड़ा फीचर है DBMS सिस्टम का। आगे चलते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटीग्रिटी? कॉन्स्टेंट्स इन DBMS ऑपरेशन। देखिए कॉन्स्टेंट्स क्या होता है? कॉन्स्टेंट्स मीन्स हिंदी में आप समझ लीजिए रुकावट या किसी तरह की कंडीशन लगा देते तो कहते हैं ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कांस्टेंट का DBMS के अंदर? डेटा इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स मीन्स वेरी सेट ऑफ रूल्स टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी ऑफ कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तरह तरह के हम रुकावट, तरह तरह के कंडीशन हम लगा देते हैं ताकि डेटा का जो इन्फॉर्मेशन है उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। Constants ensure that there will be no impact on data because of various operations performed. It is quite clear that in absence of constants, data will be distorted. यही बात मैं आपसे पहले कह रहा था कि आप अपडेट कर रहे हैं डेटा को, अगर आप कांस्टेंट्स नहीं लगाएंगे, तरह तरह की रुकावटें नहीं लगाएंगे या तरह तरह की कंडीशन नहीं लगाएंगे, तो हो सकता है कि जो डेटा नहीं भी आप मैनिपुलेट करना चाहते वो भी किसी तरह से मैनिपुलेट हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो फिर पूरी इंटीग्रिटी ही ब्रेक हो जाएगी। जो डेटा आपको कल को चाहिए होगा, कल को आप उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, आपको वो डेटा नहीं मिलेगा, कुछ का कुछ और हो जाएगा। तो कांस्टेंट्स या कंडीशन सिर्फ इसलिए है ताकि डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जाए, उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया जाए। डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखिए पहला है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में डेटा इज सेव्ड एट एनी सेंट्रल सिस्टम और सर्वर एंड यूजर एक्सेस इट फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन। यही सेंट्रलाइज का मतलब है। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होगा कि अलग अलग जगह पर सेव रहेगा, बस उसका उल्टा है। ऑपरेशनल डेटाबेस में क्या है? इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस ऑपरेशन ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन इज स्टोर्ड इन दिस टाइप ऑफ डेटाबेस। एनालिटिक्स, रिपोर्ट्स, ट्रांजैक्शन, ऑपरेशनल डेटाबेस में ये सारी चीज़ें होती। रिलेशनल डेटाबेस, डेटा इज सेट इन वेरियस प्री-डिफाइंड कैटेगरीज एंड अरेंज्ड इन टेबल्स। मैंने आपको पहले बताया था कि RDBMS से ही टेबल का कॉन्सेप्ट आया है। क्लाउड स्टोरेज, आप लोग इस बारे में बेहतर जानते हैं, आजकल ये चीज़ बहुत यूज़ होती है कि बड़ी सी कंपनी अपना सर्वर कहीं बिठा रखी होती है, उसमें आप अपना तरह तरह का इन्फॉर्मेशन, तरह तरह का डेटा सेव करते हैं। रिमोट स्टोरेज है ये। डेटा इज स्टोर्ड इन वर्चुअल स्टोरेज सिस्टम। क्लाउड स्टोरेज कैन बी क्लासिफाइड इन प्राइवेट, पब्लिक एंड हाइब्रिड क्लाउड, है ना। जिस तरह का आप कई सारे जो पेड होते हैं जो क्लाउड सर्विस, उसमें आपको बेहतर सर्विस मिलती है, उसमें आपका एक्सेस सिस्टम या डेटा ज़्यादा सिक्योर रहता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस सिस्टम, इन दिस टाइप ऑफ डेटाबेस इज collection of object oriented programming, example C++ and relational database arrangement. Information is presented as object and various characteristics of OOPs are
ऑल्सो एप्लीकेबल सम ऑफ विच आर पॉलीमॉर्फिज्म इन इनहेरिटेंस। मतलब C++ या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेस पर भी डेटाबेस का स्ट्रक्चर हो सकता है। एंटिटी देखिए क्या है, a component of any database that should have individual identity. Suppose there is a company with numerous employees and we are supposed to create database, then employee will be entity in database. A strong entity when we can find a primary key within attribute, तो वो एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी हो गया। जैसे आप एंटिटी में अभी हुआ ना कि पहले आप रिकॉर्ड देख रहे थे, तो रिकॉर्ड के अंदर आपने एम्प्लॉय को देखा, सारी चीज़ें एम्प्लॉय से ही जुड़ी हुई हैं, तो एम्प्लॉय ही एंटिटी हो गया उस कंपनी के रिकॉर्ड के लिए। वीक एंटिटी में क्या होगा, एक वीक एंटिटी कैन बी टर्न्ड इनटू स्ट्रॉन्ग बाय एडिंग वेरियस एट्रीब्यूट्स। RDBMS ये मैंने वो पहले एक्सप्लेन कर दिया है। कैंडिडेट की देखिए, कॉलम और सेट ऑफ वेरियस कॉलम्स थ्रू विच डेटाबेस रिकॉर्ड्स कैन बी यूनिकली रिलेटेड। बेस्ट कैंडिडेट की इन द टेबल इज कॉल्ड प्राइमरी की। जिस भी कॉलम से यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है बाकी सब रिकॉर्ड, वो एक कैंडिडेट की है, और बेस्ट कैंडिडेट की प्राइमरी की है। कैंडिडेट की इज ऑल्सो कॉल्ड मिनिमल सुपर की। ये सब टर्म याद रखना, क्योंकि एग्जामिनेशन में इसी तरह की चीज़ें आएंगी। विच की इज कॉल्ड मिनिमल सुपर की, इस तरह के सवाल आ सकते हैं। कैंडिडेट की इज ऑल्सो कॉल्ड की विदाउट एनी रिडंडेंट एट्रीब्यूट, है ना, रिडंडेंसी नहीं है तभी तो उसको कैंडिडेट की बनाया गया है। और जो बेस्ट की रहता है उसको हम लोग प्राइमरी की कहते हैं। एक ही टेबल में एक से ज़्यादा कैंडिडेट की भी हो सकता है, पर जो प्राइमरी की है वो नहीं होगा ज़्यादा। अब दी फॉरेन की क्या है, प्राइमरी की ऑफ एनी टेबल इज कंसिडर्ड एज फॉरेन की ऑफ सम अदर टेबल। दो टेबल है, दोनों में आपस में रिलेशन है, जो कंपोनेंट हैं वो कॉमन है, तो वैसी कंडीशन में एक टेबल का जो प्राइमरी की जो दूसरे टेबल में भी मौजूद होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिए, एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल में भी वही वाला कॉलम वही उसी नाम का मौजूद रहना चाहिए, तो वो एज ए फॉरेन की काम करेगा। दोनों जगह पर मौजूद है और एक में वो प्राइमरी की है तब प्राइमरी की ऑफ एनी टेबल इज कंसिडर्ड एज फॉरेन की ऑफ सम अदर टेबल। दिस इज ऑल्सो यूज टू मेक ए रिलेशन फ्रॉम वन टेबल टू अनदर टेबल, है ना। ऐसे क्या कोई एक कॉलम जुड़ गया, मान लीजिए कि आप एम्प्लॉय का रिकॉर्ड सेट कर रहे हैं दो अलग अलग टेबल में, एक में आपने उसका जेंडर लिख दिया, सैलरी लिख दिया, एक में आपने लिख दिया दूसरे टेबल में डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख दिया, है तो सारा कुछ एम्प्लॉय का ही ना। तो एम्प्लॉय जो है वो पहले वाले में क्या था कि वहाँ पर तो वो प्राइमरी की था, और चूंकि वो दूसरे में भी एम्प्लॉय मौजूद है दूसरे के लिए फॉरेन की हो गया, और दोनों टेबल में इस तरह से रिलेशन भी हो गया। तो यही RDBMS में, यही मैंने आपको पहले कहा था कि RDBMS का ही ये सब कॉन्सेप्ट है। कैंडिडेट की, सुपर की, जितना की वाला सिस्टम है ना, ये सब RDBMS का ही पार्ट है। आपकी स्क्रीन पर देखिए अभी दिख भी रहा है उस तरह का एग्जाम्पल, एक इमेज जिसमें एम्प्लॉय ID को एक जगह पर ऊपर वाले टेबल में प्राइमरी की बनाया हुआ है और उसी को दूसरे टेबल में फॉरेन की बनाया हुआ है। देखिए, एक प्राइमरी की कैंडिडेट की भी हो सकता है, कंपोजिट की भी हो सकता है, लेकिन हर कैंडिडेट की प्राइमरी की नहीं हो सकता। इस बात पर ध्यान दीजिए जो मैंने कहा है। हाँ, ये सब समझने वाली बात है, इसमें इतना कोई रट्टा मारने वाला नहीं। नॉर्मलाइजेशन में देखिए क्या है, आपने बहुत सारा RDBMS के, तो आजकल तो RDBMS ही चलता है जो टेबल के बेसिस पर जो बनता है सारा का सारा जो डेटाबेस। अब इसमें क्या होता है कि आप कांस्टेंट लगा लें, आप तरह तरह के ऑपरेशन चूँकि परफॉर्म करते हैं, अपडेट करते हैं, इंसर्ट करके डिलीट करते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है। उन गड़बड़ियों को सुधारने के लिए या अलग किसी ने टेबल गलत तरीके से बनाया है ना, तो उन गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए हम लोग नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डेटा in the database without any redundancy and undesirable anomalies data emerges because of numerous action on database component। यही बात मैंने आपको बोला कि कोई एनोमली ना हो, साथ में कोई डेटा रिडंडेंसी, बार बार एक ही डेटा ना रिपीट हो, और कोई गड़बड़ी ना हो। उसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम लोग टेबल को नॉर्मलाइज करते हैं। अब नॉर्मलाइजेशन भी कई तरह का होता है। आप लोग में ज़्यादातर लोग, मुझे पता है कि आसान टॉपिक है इसलिए कई लोगों ने पहले से पढ़ रखा होगा ये सब।
अब देखिए यहाँ पे एक टेबल है, अब इस टेबल में कई गड़बड़ियाँ हैं। जैसे स्टूडेंट आईडी तो देखिए कई सबका यूनिक है, 101, 102, 103, लेकिन स्टूडेंट नेम में देखिए आकाश और श्याम ये 2 जगह है ना, 101 में भी और 102 में भी, फिर 104, 105 कॉमन है। इसी तरह से जब एड्रेस देखेंगे तो पटना कई जगह, दरभंगा भी कई जगह। ठीक इसी तरह से जब आप ब्रांच देखेंगे, यहाँ पर देखिए ब्रांच में लिखा हुआ है अलग अलग, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल, यहाँ पर तो ठीक है। तो मतलब गड़बड़ी आप कहाँ देखते हैं इस तरह के टेबल में? आप एड्रेस में और नाम में, ये तो गड़बड़ी हो गई भाई, तो रिपीट हो रहा है, इस तरह से नहीं अरेंज होना चाहिए था। तो द कॉमन टाइप ऑफ एनोमलीज आर रिटन बिलो। अपडेट एनोमली, अब उसमें क्या होगा कि मान लिया आकाश का रिकॉर्ड अपडेट करने जाएगा तो एक सादा आकाश है, उसका दूसरा रिकॉर्ड भी चला जाएगा, फिर वो भी अपडेट हो जाएगा। तो ये तो अपडेट की एनोमली हो गई। ठीक, इंसर्ट का भी वैसे ही होगा, डिलीट का भी होगा। डिलीट कर रहे हैं किसी और को, हो रहा है कोई और भी साथ साथ, क्योंकि वो रिडंडेंट है ना, एक से ज़्यादा जगह पर वो मौजूद है। तो इसी तरह की गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए, क्योंकि एक ही इंसान का रिकॉर्ड कई बार सेव, मोटा मोटी इसको ऐसे समझिए कि एक ही इंसान का रिकॉर्ड कई जगह पर सेव है। अब एक जगह से उसका कुछ चेंज कर रहे हैं तो कई जगह पर चेंज हो रहा है, और इसी चीज़ को ठीक करने के लिए नॉर्मलाइजेशन लाया गया। अब नॉर्मलाइजेशन में देखिए क्या क्या हो रहा है। आप तरह तरह की एनोमली मैंने बोल के आपको समझा दिया कि इंसर्ट का, डिलीट का, अपडेट का क्या एनोमली है। एक को करेंगे तो कई होगा, यही एनोमली है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ नॉर्मलाइजेशन सिस्टम देखिए, 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF, वो दोनों लिखा हुआ नहीं है, 4NF और 5NF पर वो दोनों भी होता है यहाँ। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है, any row of table must not have column with more than one value. There should not be any attribute in table with multiple values. किसी भी कॉलम में मल्टीपल वैल्यू नहीं रहेगी। अगर मल्टीपल वैल्यू है तो समझ लीजिए कि वो 1NF या फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? मल्टीपल रिकॉर्ड बनाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, सौरभ बिष्ट का जो डोमेन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है और मशीन लर्निंग भी है। तो सौरभ बिष्ट जो है वो 2 बार आ गया, लेकिन ये डेटाबेस तो फिर भी तैयार नहीं है, फिर रिपीट हो रहा है। तो अब क्या करें भाई? एक प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया कि किसी भी कॉलम में मल्टीपल एंट्री नहीं जाएगी, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम आ गया, ये तो फिर वही एनोमली हो जाएगा जो ऊपर मैंने आपको बताया था कि रिकॉर्ड एक जगह अपडेट करें कई जगह चला जाएगा। तो आगे देखिए 1NF तो हो गया ना, ये तो आप श्योर हैं कि अब किसी भी कॉलम में मल्टीपल डेटा एंट्री नहीं कर रखा है, तो 1NF फॉलो हो गया। और किसी भी टेबल को मतलब टोटली नॉर्मलाइज होने के लिए पूरा 5NF तक फॉलो होना चाहिए। तो 1NF तो हो गया, क्योंकि हमने जो पहले क्या था देखिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मल्टीपल डेटा लिखा हुआ था ना, इसको अलग अलग करके कर दिया, तो 1NF फॉलो हो गया। 2NF पर हम लोग आ गए। 2NF में लिखा हुआ है डेटाबेस टेबल विल बी इन अकॉर्डेंस ऑफ 1NF। मतलब अगर किसी टेबल को 2NF में होना है तो पहले उसको 1NF में होना ही पड़ेगा। एंड देयर मस्ट नॉट बी एनी पार्शियल डिपेंडेंसी ऑन प्राइमरी की एंड टेबल। इट डज नॉट हैव एनी प्राइम एट्रीब्यूट दैट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन प्रॉपर सबसेट ऑफ द। देखिए सब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आप इसको ऐसे समझिए कि जो पार्शियल डिपेंडेंसी है, जैसे इस टेबल आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, देखिए इस टेबल को ध्यान से देखिए, इसमें क्या क्या है? रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, कोर्स नेम है, कोर्स नंबर है, फिर कोर्स नेम है, उसके बाद रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है? ABC में से। अब यहाँ पर देखिए क्या गड़बड़ी था, स्टूडेंट नेम इज डिपेंडेंट ऑन रोल नंबर, कोर्स नेम इज डिपेंडेंट ऑन कोर्स नंबर, रिजल्ट डिपेंड्स ऑन कोर्स नंबर, रोल नंबर एंड कोर्स नंबर आर कैंडिडेट कीज। मल्टीपल कैंडिडेट की हो गया, चलो वो तो कई जगह पर होता है, लेकिन जो डिपेंडेंसी है सभी कॉलम का एक दूसरे के ऊपर। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था ना कि कोर्स नेम जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? कोर्स नंबर पे। ठीक इसी तरह से एक से ज़्यादा वैल्यू एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, यही पार्शियल डिपेंडेंसी है। वो इस पर डिपेंड, वो उस पर डिपेंड, वो इस पर, ये मतलब कंटिन्यू हो रहा है। और इसी को सॉर्ट आउट किया जाता है किसमें? 2NF में। तो किसी भी टेबल को 1NF में होना चाहिए, और पार्शियल डिपेंडेंसी को एलिमिनेट जब कर देंगे तो हम कहेंगे कि ये टेबल अब 2NF में आ गया है।
तो अभी तो आपने टेबल का प्रॉब्लम देख लिया, अब इसको रिमूव कैसे करेंगे भाई? तो सबको अलग अलग कर देते हैं, इसके सिवा तो कोई दूसरा रास्ता है नहीं। देखिए सबको अलग अलग कर दिया, एक 3 टेबल यहाँ पर बना हुआ है। एक टेबल में सबसे ऊपर देखिए रोल नंबर करके है, फिर अलग अलग करके सबका जो भी डिपेंडेंसी वाला था। अब इसका तो यही हो सकता है ना सोल्यूशन, कि हम टेबल को ही ब्रेक करके एक टेबल को मल्टीपल टेबल में ब्रेक कर दें, तभी तो ये सारा झमेला ख़त्म होगा, डिपेंडेंसी ख़त्म होगी। नहीं तो फिर तो सारे जितने कंपोनेंट हैं एक ही टेबल में लिखेंगे तो सभी ऐसा लगेगा कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। आप एक टेबल बनाइए, उसमें इतना ही कंपोनेंट को डालिए जो पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो सके, तो फिर मल्टीपल टेबल बन जाएगा, जो आपके स्क्रीन पर अभी दिख भी रहा है। थ्री एन एफ, देखिए 3NF के लिए पहला किसी भी टेबल को पहला और दूसरा नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, एंड देयर शुड नॉट बी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इन दैट टेबल। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मीन्स इफ फर्स्ट फैक्टर डिपेंड्स ऑन सेकंड, ये मतलब ये कंटिन्यू होगा, ये काफ़ी हद तक सेकंड नॉर्मल फॉर्म के जैसा है। यहाँ पर भी हम लोग उसी तरह से सॉर्ट आउट करेंगे जैसा पहले हम लोगों ने किया, एक से ज़्यादा टेबल बना करके। देखिए एक से ज़्यादा टेबल बना कर इसको समझने और इसको याद करने का मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। देखिए जो फर्स्ट NF है, आपको नॉर्मलाइजेशन के जो अलग अलग टाइप हैं उसका एक रफ आइडिया हो गया। नॉर्मलाइजेशन इसलिए करते हैं ताकि टेबल की कमियों को सॉर्ट आउट किया जा सके। जो हम बार बार टेबल में तरह तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करते रहते हैं, उसकी वजह से टेबल में कुछ गड़बड़ियाँ आ जाती हैं, और उन गड़बड़ियों को ही ठीक करने के लिए, या किसी ने टेबल बनाने वक्त ही गड़बड़ी कर दी तो उसको ठीक करने के लिए हम तरह तरह के नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करते हैं। देखिए अब आपको इतना डिटेल में एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इज कंसर्न्ड विद विच टाइप ऑफ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, तो आपको वहाँ पर जवाब देना होगा। तो अलग अलग नॉर्मलाइजेशन के फॉर्म के साथ मैं आपको एक कीवर्ड बताता जाता हूँ, उस कीवर्ड को आप याद कर लीजिए, किस नॉर्मलाइजेशन के फॉर्म के साथ वो एसोसिएट आपको करना है। जैसे 1NF के साथ आपको एसोसिएट करना है एटॉमिक एट्रीब्यूट वैल्यू, जहाँ भी एटॉमिक एट्रीब्यूट वैल्यू रहे बस 1NF को रिकॉल कर लेना। 2NF आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, यहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी आपको याद रखना है 2NF के केस में। 3NF के केस में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आपको याद रखना है। BCNF के केस में ओवरलैपिंग ऑफ कैंडिडेट कीज़, ये आपको याद रखना है। 4NF के केस में मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी, ये आपको याद रखना है। 5NF के केस में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कीवर्ड जो है वो प्रोजेक्ट ज्वाइन करके होता है, यहाँ पर सिर्फ प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, ये ज्वाइन मैंने लिख दिया, तो प्रोजेक्ट ज्वाइन आपको याद रखना है। तो आपको अलग अलग नॉर्मलाइजेशन फॉर्म का कीवर्ड पता लग गया। यही सवाल है, और से कोई टेबल बना के उसमें ठीक करने के लिए कोई नहीं हुई, कोई सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन नहीं है यहाँ पर। बस आपको यही सब पूछा जाएगा कि भाई प्रोजेक्ट ज्वाइन किस तरह के नॉर्मलाइजेशन के फॉर्म से एसोसिएटेड है, तो आपको बताना रहेगा। मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी किसके साथ एसोसिएटेड है, तो आप बताना रहेगा। तो आप बस ये कीवर्ड को रट्टा मार लीजिए और यही सही है। आगे देखिए आपके स्क्रीन पर देखिए, अब हम लोग DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। देखिए पहले मैंने आपको क्या करवाया था इस सीरीज़ में, SQL के कमांड आपको बताया था। SQL का कमांड सिलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट, बहुत तरह तरह का कमांड आपको बताया था। उन कमांड्स की अपनी क्लासिफिकेशन है, वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, और उस कैटेगरी को आपको ध्यान में रखना है, और किस कैटेगरी के अंदर कौन कौन से कीवर्ड है, कौन कौन सा कमांड है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये एक तरह से देखा जाए तो बचकाना है, लेकिन सवाल आता है, अब चूँकि सवाल आता है इसलिए आपको पढ़ना है। तो SQL का कमांड DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इट इज़ यूज टू डिफाइन, चेंज एंड ड्रॉप द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस टेबल, यूज टू रिमूव ऑल रोज फ्रॉम एनी टेबल। अब देखिए इसमें आपको ये समझ में आ गया कि डिफाइन करता है चेंज को, ड्रॉप को, स्ट्रक्चर को। ओवरऑल पूरे डेटाबेस टेबल को डिफाइन करने के लिए हम DDL का या डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। इसके अंदर आने वाले कीवर्ड कौन कौन से हैं? क्रिएट, टेबल को क्रिएट कर देगा। अल्टर, इट ऐड, डिलीट, मॉडिफाइज कॉलम इन एनी एग्जिस्टिंग टेबल।
आप जहाँ चाहें ऐड कीजिए, डिलीट कीजिए, मॉडिफाई कीजिए कॉलम को, वैल्यू को टेबल के अंदर। अल्टर से हो जाएगा ड्रॉप, इट विल ड्रॉप और डिलीट टेबल परमानेंटली फ्रॉम रिकॉर्ड। परमानेंट डिलीशन के लिए ड्रॉप यूज़ करेंगे। स्कीमा स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल एंड वेरियस कंपोनेंट्स विल ऑल्सो बी ड्रॉप परमानेंटली, डेटा रिकवरी इज़ नॉट पॉसिबल। ड्रॉप जो है कीवर्ड बहुत खतरनाक है, वो रिकवर भी नहीं करने देगा। ट्रंकेट क्या होता है? दिस कमांड्स विल डिलीट ऑल रोज फ्रॉम द डेटाबेस टेबल। ऑल रोज, पहले में क्या था, ये स्कीमा वगैरह सारा स्ट्रक्चर सब डिलीट हो रहा था ड्रॉप से, लेकिन ट्रंकेट क्या करेगा, सिर्फ उसके डिलीट ऑल रोज फ्रॉम द टेबल। यूजिंग ट्रंकेट कंटेंट टेबल विल बी लॉस्ट कंप्लीटली वाइल डेफिनेशन विल रिमेन इंटैक्ट। जो टेबल की डेफिनेशन है वो बच जाएगी। तो ट्रंकेट थोड़ा सा कम खतरनाक है। ड्रॉप जो है वो सारा कुछ डिलीट कर दे रहा है। डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इट इज़ यूज टू इंटर मॉडिफाई। वो चार जो ऊपर में थे वो आपको याद रखना है। चार कौन कौन से? क्रिएट, अल्टर, डिलीट, ड्रॉप और ट्रंकेट। और इसका क्या क्या, वो जो ड्रॉप और ट्रंकेट में थोड़ा डेफिनेशन को भी याद रखना है। डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जैसा कि नाम से क्लियर है कि डेटा को मैनिपुलेट करेगा, मॉडिफाई करेगा, डिलीट करेगा, रिट्रीव करेगा। इसमें सिलेक्ट कमांड इसमें आता है, सिलेक्ट स्टार करके हम बोलेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो सिलेक्ट जो है वो डीएमएल में आता है। इंसर्ट इनटू, ये भी आपको याद होगा, मैंने करवाया था। तो इंसर्ट इनटू है वो डीएमएल में आता है। अपडेट और डिलीट ये आता है डीएमएल में। आगे हम लोग चलते हैं। ये तो समझा दिया मैंने ऊपर, ट्रंकेट और डिलीट में क्या फ़र्क है। इसको आप फिर भी अभी मैं पॉज करके आप पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। रोल बैक कमांड से वापस आ जाता है। रोल बैक कमांड आगे है, डीसीएल में आता है वो। ये देखिए डीसीएल का पूरा आ गया। DCL means data control language. As clear by name, it is used to provide control over the various types of data in database. Grant, it is used to various type of user access. आपने एक यूज़र बनाया, टेबल बनाया, उसमें आप एडमिन हैं, लेकिन आप और लोगों को जोड़ना चाहते तो ग्रांट से हो जाए। रिवोक, इट इज़ यूज टू रिमूव प्रिविलेजेस। जिसको आपने एडमिन बनाया वो सबको हटाइए रिवोक से। कमिट, द स्टेटमेंट converts all the modification made by the current transaction became permanent। जो current transaction उसको permanent करने के लिए। roll back, जो delete किया वो वापस आ जाता है। तो बस यहीं पर ख़त्म होता है। DML, DCL, DDL सब हो गया। इसके अलावा डेटाबेस में भी जो तरह तरह का डेफिनेशन था वो सब थ्योरेटिकल टर्म है, इतना ज़्यादा कोई दिमाग लगाने वाला नहीं, रट्टा है सब रट्टा। तो बस इस रट्टे को आप दिमाग में भर लीजिए, क्योंकि दो सवाल कम से कम, ज़्यादा हो सकता है कम नहीं होगा, 2 सवाल कम से कम आ रहा है, जो कुछ आज इस पिछले आधा घंटा में मैंने बोला है उसमें से। तो खैर अब मैं यही छोड़ता हूँ और PDF के लिए वेट कीजिए, इस बार मैं फ्री में ही अपलोड कर दूँगा। वैसे भी कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि मैं कितना भी अपील कर लूँ लोग तो सुनने वाले हैं नहीं। अब मुझे कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, इसलिए डेडिकेशन में भी थोड़ी सी कमी। तो खैर अभी तक मैंने डाटा स्ट्रक्चर अच्छे से करवा दिया, C++ करवा दिया, DBMS अच्छे से करवा दिया। आपका 20 नंबर तो कम से कम पक्का हो ही गया ना, एटलीस्ट 20 नंबर तो कहीं नहीं गया। और आगे भी आगे आने जितने भी टॉपिक है सबको मैं धीरे धीरे करवाने की कोशिश करूँगा। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।